हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं हिस्ट्री सॉरी हिंदी का। और अब आपका नेक्स्ट पेपर लगा है एसएसटी और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अभी मैंने एक चैप्टर लिया है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और रात बहुत हो चुकी है, 11 बज रहे हैं। बहुत सारा आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम को एडजस्ट करना है, तो आइए देखते हैं क्विक रिवीजन हम इसको लेकर लेकर चलेंगे। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स मीन्स क्या होता है, याद रखिए, आउटकम्स मीन्स होता है रिजल्ट, है ना। किसी भी चीज का रिजल्ट कैसा है उसे कहते हैं आउटकम, है ना। जैसे आप पढ़ते थे कंप्यूटर में, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो आउटपुट क्या है कि प्रोसेस होने के बाद हम पता लगाते हैं कि हमको क्या मिला। ऐसे डेमोक्रेसी को हम आज अगर हम एनालाइज करें, उसका सर्वे करें, विभिन्न अलग अलग डायमेंशंस में देखें, तो हम पता लगाते हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पर सक्सेस है और कहाँ कहाँ पर फेल है। तो इस तरह से आइए हम डिस्कस करेंगे आज डेमोक्रेसी के आउटकम्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। वेरी कॉमन डेफिनेशन। तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल मतलब ये एक ऐसी सरकार है जहां हम जनप्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं। मतलब शासक जो है वो एक्चुअली शासक नहीं होता, शासक लोग होते हैं, पब्लिक होती है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अकाउंटेबल। सबसे पहले अगर हम बात करें ये बेस्ट क्यों है, पढ़ चुके हैं आप, क्लास 9th में एक पूरा चैप्टर था इस पर, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि यहां पर रूल बाय पीपल होता है। रूल बाय पीपल की सीधे जनता शासन कर रही है। अब आप सीधे शासन कर सकते हैं, इवन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल मतलब सरकार जो है वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। आप इसके साथ रिस्पॉन्सिबल लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है और किस चीज में अच्छी है, क्योंकि ये लिबर्टी प्रोवाइड करती है, आजादी। दूसरा क्या है, ये लोगों में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, समानता, यहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। पांचवा क्या है, डिग्निटी प्रमोट करती है, इंडिविजुअल डिग्निटी। ऐसे बहुत सारी लिस्ट बन जाएगी जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जानते भी हैं। हमें इस चैप्टर में क्या देखना है, हमें इस चैप्टर में देखना है कि डेमोक्रेसी को अगर हम अलग अलग चीजों में कंपेयर करें तो हम कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी को अच्छा कहेंगे और कहाँ कहाँ हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से पीछे है, लेकिन फिर भी ये अच्छी क्यों है, फिर भी ये अच्छी क्यों है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी के साथ डेमोक्रेसी को कंपेयर करें तो डेमोक्रेसी का कैसा सिस्टम है। चलिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो डेमोक्रेसी को अगर हम इकोनॉमी में कंपेयर करते हैं तो इकोनॉमी में कंपेयर करके हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट सक्सेस इन इकोनॉमिक फ्रंट बिकॉज बहुत सारे मोनार्की या डिक्टेटोरियल टाइप की गवर्नमेंट है जिनका ग्रोथ रेट इकोनॉमिक फ्रंट पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ज्यादा है। ये चीज, ये एक केस स्टडी ऐसी जुड़ी हुई सैंपल पेपर में भी पूछी गई थी। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हम देखें तो ये किस चीज में फेल हुई है, ये हुई है इनइक्वालिटी को खत्म करने में। डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को अभी तक खत्म नहीं कर पाई। किस तरह की इनइक्वालिटी की बात हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी की बात है तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि आज भी हम लोकतांत्रिक देशों में देखते हैं कि आर्थिक रूप से लोग एक समान नहीं है, कुछ बहुत गरीब हैं तो कुछ बहुत अमीर हैं। और इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर पाते हैं, लेकिन ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में सोसाइटी में दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ घर में रहते हैं। अब वो कहेंगे इसमें मेरी क्या गलती है, मैं अगर मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, रिच हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती। गलती नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें समझना है कि अगर कोई बच्चा अच्छी संस्थाओं में पढ़ता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है या अच्छी सोसाइटी में रह रहा है और अच्छे रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो उस बच्चे से कहीं ज्यादा बेहतर है जो किसी डिसएडवांटेज सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो इन फ्यूचर अगर हम दोनों को एक इक्वल सिटीजन के पैरेलल रखें और कहें कि कौन सा सिटीजन ज्यादा आगे जा सकता है, तो जो अच्छा रिसोर्सेज जिसको मिल रहा है वो आगे जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी दिखाई नहीं देती। सो ये इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर पाया।
हालांकि ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी का स्टैब्लिश इसलिए नहीं किया गया था कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पर आपको सक्सेसफुल बनाएगी। डेमोक्रेसी का काम सिर्फ आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है, जिसमें सिटीजन्स अपना ज्यादा से ज्यादा जो है डेवलपमेंट कर सकें। लेकिन फिर भी हम इसे इकोनॉमी में ले आते हैं और हम कहते हैं अरे सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन देश में प्रगति नहीं है। तो देश में आर्थिक प्रगति सिर्फ सरकार अच्छी हो जाने से नहीं होती। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, लाइक द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू लुक द पॉपुलेशन, which type of population there is. Next factor is availability of resources. Maybe you have a good government, but there are not enough resources available to get proper economic development. तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हो सकता है सरकार बहुत अच्छी हो, लोकतंत्र बहुत अच्छा हो, लेकिन देश में वो जरूरी संसाधन ही ना हो जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें देखना है कि ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं। ट्रेड पॉलिसीज भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को हैम्पर कर सकती हैं। एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, बिग थिंग। आज के समय में जहां हम ग्लोबलाइजेशन वाली आज दुनिया में रहते हैं, वहां ग्लोबल कोऑपरेशन किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट डालने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप क्लोज्ड इकोनॉमी में हैं या ओपन इकोनॉमी में हैं। अगर ओपन इकोनॉमी में है तो आप कितने देशों से कनेक्टेड हैं, उन देशों से आपको क्या फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। आज देश दुनिया में कहीं कोई चीज घटना घटती है तो उसका असर सभी इकोनॉमीज पर पड़ता है, कुछ पर बुरा पड़ता है, कुछ पर अच्छा पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हमने कहा कि भले ही इनइक्वालिटी को खत्म नहीं किया डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी ये दूसरे टाइप की किसी भी गवर्नमेंट से बेहतर है ना। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत अमीर होकर किम जोंग के साथ नॉर्थ कोरिया में रहना चाहते हैं, या आप बहुत सारे अधिकारों और एक डिग्निटी वाली लाइफ के साथ आप भारत में रहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि इतना पैसा लेके क्या करें जिस पैसे को अपने मन से इस्तेमाल ही ना कर पाए, जहां पर हमारे सांस लेने और हमारे आने जाने, उठने बैठने, चलने फिरने हर चीज पर पाबंदी हो। तो आप कहेंगे कि ऐसा पैसा से अच्छा है कि कम पैसा हो, लेकिन स्वतंत्रता हो, आजादी हो, समानता हो, कोई भेदभाव ना हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दिन भर बंदूक रख के आपके सर पे चल रहा हो। तो यहां पर हमें वो चीजें मिलती हैं जो दूसरे तरह की गवर्नमेंट में नहीं मिलती, और वो काफी वैल्यूएबल हैं। मतलब उनको हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो अगर हम एक तोते को सोने के पिंजड़े में लाकर बंद कर देंगे और फिर कहेंगे सोने का पिंजड़ा है, मोनार्की है, और दूसरा तोता जो बाहर आसमान में उड़ रहा है और बेचारा गरीब है क्योंकि उसके पास सोने का पिंजड़ा नहीं है, तो दोनों में कौन सा तोता अच्छा है? क्योंकि जो आसमान में उड़ रहा है वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो आजाद है। भले उसके पास सोने का पिंजड़ा नहीं है, लेकिन वो अपने मन से वो सारे काम कर सकता है जो कि वो बेचारा तोता नहीं कर सकता सोने के पिंजड़े में बैठा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की बात करें, तो इस मामले में हमारी किस तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कैसी है? तो डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को बेहतरीन तरीके से एकोमोडेट करती है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट में सबसे अच्छी गवर्नमेंट इस मामले में डेमोक्रेसी है। सोशल डाइवर्सिटी का सेंस क्या है? सोशल डाइवर्सिटी का सेंस है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में किसी एक तरह के लोग नहीं रहते। जैसे हम बात करें, वी टॉक अबाउट इंडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया, इवन वी हैव द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सो हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्ध, different types of religions are there, different types of languages are there, different types of linguistic communities and groups are there, and they have different types of cultures, rituals, traditions. तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हम लोग 75 ईयर्स से ज्यादा हो गया और हमारी डेमोक्रेसी चल रही है। रीजन क्या है? रीजन लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक सबसे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्योंकि यहां पर हम आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस तभी डिसीजन लेते हैं। अचानक से इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेते कि सिटीजन पर फर्क क्या पड़ेगा, ये बिना सोचे समझे। डेमोक्रेसी जैसे आप देखते हैं कि यहाँ डिले होते हैं डिसीजन, तो ये डिले इसलिए होते हैं क्योंकि बिकॉज इन डेमोक्रेसी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स आर देयर। प्रोसीजर्स की वजह से खूब सारा डिले हो जाता है कि कोई लॉ इंस्टेंट नहीं बन सकता, उसे हम इंप्लीमेंट इंस्टेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि सोशल डाइवर्सिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है। वी हैव
to take the responsibility as a government of all the people living in a country, है ना। भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, या किसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का हो, या किसी इकोनॉमिक कम्युनिटी का हो, कैसा भी हो, जब अगर कोई कानून बनाएंगे तो हम हर एक व्यक्ति, हर एक समूह के बारे में सोचेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि एक कानून से अगर किसी एक का लाभ हो रहा हो तो दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमेशा बीच का रास्ता निकाला जाता है ना। मेजोरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ में चलाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो हमेशा मेजोरिटी के ही हाथ में पावर आएगी, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छी तभी है जब मेजोरिटी माइनॉरिटी का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती हो, और माइनॉरिटी को कभी ये फेस ना होने पाए कि नहीं हम माइनॉरिटी हैं तो हम अलाइनेटेड हैं, हमें सरकार में कोई स्थान नहीं दिया गया। तो अगर भले ही पावर मेजोरिटी के हाथ में है तो मेजोरिटी को अपना रूल रिलीजन या लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं करना चाहिए, उसे रूल करना चाहिए after discussion and deliberations to all the people, with all the people living in the society, even they are in majority or in minority, जिससे माइनॉरिटी वालों को भी ये रियलाइज हो कि नहीं हम सरकार का पार्ट हैं, हमसे भी चीजें पूछी जाती हैं, हम भी मेजोरिटी का पार्ट है ना। जैसे आपने देखा बेल्जियम वाला केस बहुत अच्छा उन्होंने सॉल्व किया। तो सोशल डाइवर्सिटी के मामले में डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम बात करें कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी के बाद और किन चीजों में अच्छी है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं। जैसे सोसाइटी में हम अगर वुमेन की बात करें या कास्ट इनइक्वालिटीज की बात करें, है ना, तो वुमेन और कास्ट इनइक्वालिटीज को अगर आप देखें तो वुमेन लिविंग इन इंडिया दे हैव लॉट्स ऑफ राइट्स इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट you can see women living in Saudi Arabia and different types of monarchy type countries and dictatorship type countries, they also have lots of money, they express their richness by their fashion। बस उनसे जाकर एक बार पूछिए, अगर उनका आप कुछ सर्वे वगैरह लेना चाहते हो आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पा जाएंगे। आप देखें कि उनके पास राइट्स कितने हैं सोसाइटी में, क्या वो अच्छी तरह से अपना जीवन एंजॉय कर पा रही हैं, क्या उनके जीवन पे रोक टोक है या नहीं है तो कितना है। तो जितना अधिकार महिलाओं को भारतीय लोकतंत्र में मिला हुआ है उतना कहीं भी नहीं मिला हुआ है। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। सो द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेसी। याद रखिए कि लोकतंत्र का आधार ही यही है कि हम दूसरे को सम्मान दें और स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए। देखिए अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं, इक्वालिटी तभी समाज में आ सकती है जब लोग इक्वल हो, और हम लोगों को इक्वल तभी बना सकते हैं जब हर एक व्यक्ति दूसरे को अपने बराबरी का दर्जा देने के लिए स्वीकार करता हो। अगर हम दूसरे को अपने बराबर नहीं मान सकते तो क्या वो कभी हमें अपने बराबर स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, तो इक्वालिटी समाज में कभी आएगी ही नहीं। सो मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन, टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आज बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनका एक वोट समाज में परिवर्तन ला सकता है ना। सो डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी का आउटकम्स का अगर एग्जाम अगर हम लेते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, सोसाइटी हमेशा इसके एग्जाम्स लेती रहेगी। रीजन कि हमारा तो नेचर ही वही है, ह्यूमन बिहेवियर ही वही है कि हमें एक बेनिफिट मिलता है तो हम दूसरे बेनिफिट की डिमांड करते हैं, और जैसे जैसे हम इसके एग्जाम्स लेते जाएंगे डेमोक्रेसी और ज्यादा एक्सपैंड होती जाएगी और बेटर होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने 1950 में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए थे उसको देखें, और अगर हम 2026 का फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट देखें तो उस टाइम से आज फंडामेंटल राइट्स काफी एक्सपैंड हो चुके हैं, है ना। बहुत सारी नई चीजें उसमें ऐड की जा चुकी हैं, बहुत सारी नई चीजें इन फ्यूचर ऐड की जाएंगी। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के टेस्ट ले रहे हैं, वैसे वैसे डेमोक्रेसी भी बेटर होती जा रही है। सो द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इट इटसेल्फ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आज लोग डेमोक्रेसी को लेकर कंप्लेन करते हैं तो ये उनका कंप्लेन करना ही लोकतंत्र की सफलता की इकलौती गवाही देता है ना, कि ये पहले बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पा चुके हैं, अब नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें वो धीरे धीरे मिल जाएंगी, लेकिन अभी नहीं मिल रही हैं तो वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम डेमोक्रेसी पर कभी भी क्वेश्चन लिख रहे होंगे, आप क्लास 10 के एग्जाम में अगर जाएंगे और वहां इस तरह से क्वेश्चन कभी आया इकोनॉमिक फ्रंट पर, सोशल डाइवर्सिटी पर, तो आप डेमोक्रेसी को इकोनॉमिक फ्रंट पर भले ही इनइक्वालिटी को कम करने में दिखाएंगे कि वो लेस एफिशिएंट है, लेकिन फाइनली हम यहाँ भी कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि आपको सोने का पिंजड़ा चाहिए या आपको खुला आसमान चाहिए, है ना। एंड
सोशल डाइवर्सिटी में तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया कि इससे अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग से और इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स कवर करा दिए जाएं जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई और प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, मान लिया कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और फिर मैं उस पर आपको दे दूंगा जो भी कंटेंट आपको देने लायक होगा। एक बात ध्यान रखिए कि सिविक्स और हिस्ट्री के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को जरूर देखते रहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ध्यान नहीं दे रहे। सिविक्स में जितने इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जितने कार्टून्स बने हुए हैं, जितने पिक्चर्स बनी हुई हैं पेजेस में अलग अलग, उन पिक्चर्स के टाइटल्स को उनको अच्छी तरह से देख कर, समझ कर, पढ़ कर जाइएगा। हो सकता है उनमें से 1-2 पिक्चर्स कहीं पूछ लिए जाएं, है ना। तो ध्यान रखिए, आपको सब तरफ से अच्छे से आर्म्ड होकर, तैयार होकर घर से निकलना है पेपर के लिए और बेस्ट स्कोर करके आना है। मैं तो अपने स्टूडेंट से, कुछ लोगों से तो बिल्कुल उम्मीद करके बैठा हूं कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, है ना। और आपके अंदर वो कैलिबर है, आप ऐसा कर भी सकते हैं। प्रिपरेशन अच्छी है, आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है ना। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, होली होली भी इंजॉय करिए, लेकिन याद रखिए इस बार थोड़ा कंप्रोमाइज करिए होली में, क्योंकि पेपर रोज रोज नहीं होगा और होली तो हर साल आएगी। ठीक, चलिए, तो थैंक यू, गुड नाइट। बहुत टाइम हो गया, करीब 11:15 बज रहे हैं और तैयारी आप लोग करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, खूब मेहनत करिए। बस अब यही लास्ट पेपर है ना, उसके बाद कुछ नहीं होना है, उसके बाद सिर्फ इंजॉयमेंट है। ठीक, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।